तो बच्चों आज का डिस्कशन हमारा होने वाला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स पे। ट्रायंगल लॉ वही जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, सॉल्व करते नहीं बनता, कैसे वेक्टर्स की वैल्यूज रखना है, कहाँ हमें ट्रायंगल लॉ को लगाना है, कहाँ पैरेललोग्राम लॉ को लगाना है, कुछ भी नहीं समझ आता है। तो आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस फोर्स टेबल से। ये फोर्स टेबल का यूज हम कर सकते हैं कोई भी फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने पे। अगर मुझे अलग अलग फोर्सेस देके रखें तो मैं इस फोर्स टेबल की हेल्प से उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि उसका रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगने वाला है, कितना लगने वाला है और किस एंगल पे लगने वाला है। तो चलो जल्दी से इस टेबल को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो चलो पहले समझ लेते हैं कि फोर्स टेबल में है क्या क्या, आखिर इतनी सारी चीजें लगी क्या है क्या, ये काम करता कैसे है। तो चलो जल्दी से देखते हैं फोर्स टेबल। तो बच्चों इस फोर्स टेबल में बेसिकली एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है। प्रोटेक्टर देखो आप, यहाँ 0 डिग्री दिख रहा है, यहाँ 0 डिग्री दिख रहा है। अगर आप इस पूरे को ऑब्जर्व करोगे, पूरे को ध्यान से देखोगे तो पूरा एक कंप्लीट राउंड पूरा हो गया 360 डिग्री पर आकर। ये एक कंप्लीट सर्कुलर प्रोटेक्टर बना हुआ है। यहां पर मेरे पास कुछ वेट्स रखे हुए हैं। जब मैं इन वेट्स को हैंग करूंगा तो ये फोर्स का काम करने वाले हैं। सेंटर पे यहां पर आप देखो, सेंटर पे ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस पे हम चेक करेंगे कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां आने वाली है। यहां पर ये पुलिस सिस्टम लगा है। पुलिस सिस्टम पे यहां पर एक हुक लगा दिख रहा है जिसपे हम वेट को सस्पेंड करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। जो वेट मेरे पास यहां पर मैं यूज करने वाला हूं वो सारे 50 ग्राम के हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखो मैंने 2 वेट लगा के रखे हुए हैं, साथ में ये हैंगर है। हैंगर खुद 50 ग्राम का होता है। तो इस तरह से 50, 50 और 50 तीनों मिला के 150 ग्राम मेरे पास वेट आ गया। तो इसको सबसे पहले मैं फर्स्ट हैंगर पे सस्पेंड कर दे रहा हूं। फर्स्ट एंगल को देखो मैंने 0 डिग्री पर सेट करके रखा हुआ है। अब दूसरे वाले पुलिस सिस्टम के ऊपर भी सेम वेट को मैं हैंग करने वाला हूं। यहां पर आप देखो मैंने फिर से 150 ग्राम लेके रखा हुआ है और इसको मैं सेकंड वाले पुली के ऊपर हैंग कर दे रहा हूं। सेकंड वाले वेट को भी मैंने 90 डिग्री पे किया। इसका मतलब हुआ कि पहला जो फोर्स मेरा काम कर रहा है वो 0 डिग्री पे है, दूसरा जो फोर्स मेरा काम कर रहा है वो 90 डिग्री पे। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बनने वाला है वो है 90 डिग्री। अब मुझे इसका रिजल्टेंट चेक करना है। तो रिजल्टेंट कहां होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम चलते हैं तीसरी पुली की तरफ। ये मेरे पास तीसरा पुली सिस्टम है। इस पुली पर मैं अब वेट सस्पेंड करूंगा और चेक करूंगा कहां पे ये बैलेंस होता है। तो बच्चों पहला वेट हमारा हो गया 150 ग्राम फोर्स के कारण। दूसरा वेट भी हमारा कितना हो गया? 150 ग्राम फोर्स के कारण। तो अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर से निकाला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। तो जब मैं इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करूंगा तो यहां मुझे एंगल की जरूरत होती है। तो मेरे पास थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। f1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 150 ग्राम के बराबर। f2 की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई है? 150 ग्राम के बराबर। अब मुझे इसका कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट। तो भैया रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो अभी हम थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं। पहले प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि मेरा रिजल्टेंट आना कितना चाहिए, फिर उसे जस्टिफाई कराएंगे कि मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं। तो अब मैं तीसरे पुली पे वेट सस्पेंड करने वाला हूं। तो अभी मैंने 150 ग्राम इस पे वेट हैंग किया। इस पे लेके अब ऐसे लेके बच्चों अभी अगर आप देखोगे तो ये सेंटर पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिलहाल बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो थर्ड पुली है जिसको हम रिजल्टेंट मान के चल रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ वेट को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो एक नया वेट ऐड करके देखते हैं। इसके लिए 50 ग्राम का एक वेट में और ऐड कर देता हूं। तो चलो अब फोर्थ वाला वेट भी मैं ऐड कर देता हूं। तो इस तरह से मेरे पास अब वेट, इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स के लिए जो वेट मैंने लगा दिया वो हो गया 200 ग्राम का। ये वाला मैंने एडिशनल लगा के रखा हुआ है। ये जो हैंगर दिख रहा है एडिशनल है, फिलहाल इसका इसमें कोई भी रोल नहीं है। अब देखो बच्चों अभी भी अगर देखते हैं तो ये फिलहाल अभी भी बैलेंस हो नहीं पाया है। अब ये सेंटर पे नहीं आया, इसका मतलब मुझे अभी और वेट लगाने की जरूरत है। तो चलो अब छोटे छोटे वेट लगा के देखते हैं। मेरे पास ये वेट 10-10 ग्राम के हैं। एक बार इनको पुट करके देखते हैं। तो बच्चों अब मैं 10 ग्राम का वेट इसके ऊपर और सस्पेंड करता हूं। आप साथ में ये देखते जाना कि उस पर कोई मूवमेंट आता है क्या। अभी भी सेंटर पे नहीं आ पाया है। फिर से नीचे लेके आ जाओ क्योंकि अब उसको हाथ से लेंगे बाद में। तो इस पे 10 ग्राम का एक वेट मैं और सस्पेंड कर दे रहा हूं। देखो बच्चों बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। तो अब इसके जाते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर।
बच्चों देखो वेट तो बैलेंस हो गया, अब मुझे ये देखना है कि रिजल्टेंट का एंगल कैसे बनेगा। तो देखो इसकी डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट कहाँ बनता है, दोनों फोर्सेस के बीच में। अब बच्चों इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका रिजल्टेंट एंगल लगभग कितने डिग्री का आ रहा है। तो अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पर ये 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है। अगर मैं इसको प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लगभग मेरे पास 45 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू आने वाली है। अब बच्चों यहाँ तक की तो बात समझ आ गई कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अब तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ से इस जगह मुझे रिजल्टेंट मिल रहा है, यहाँ से ये रिजल्टेंट आया, इस जगह से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वो मुझे रिजल्टेंट का एंगल मिल जाएगा। मैं चाहूं तो इससे निकाल सकता हूं, चाहूं तो मैं इससे निकाल सकता हूं। मैं दोनों फोर्सेस से रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब बात यह आती है कि कंपोनेंट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कंपोनेंट बनाते समय कि जब भी हम वैल्यूज निकालते हैं, तो जैसे ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गई है, ये 0 से, सपोज एग्जांपल के लिए हम इसको 0 से 180 मान ले रहे हैं। तो बच्चों रिजल्टेंट हम निकाल चुके हैं, अब देखते हैं कि रिजल्टेंट आखिर किस डायरेक्शन में काम करता है। मेरे पास जो फोर्सेस थे वो F1 और F2 थे, उसके बीच में कहां लाई करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्केल की हेल्प से मैं इसका एंगल ट्रेस कर रहा हूं। तो बच्चों अगर एंगल को देखूं तो मैं लगभग 45 डिग्री का एंगल मेरे पास आ गया है। अब देखो ये मेरा पहला फोर्स हो गया F1, ये मेरा दूसरा फोर्स हो गया F2, और ये मुझे मिला इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को आप चाहें तो आप रिजल्टेंट को F से बता सकते हैं या फिर आप उसे R से बता सकते हैं। यहां पर ये पहला एंगल हो गया, ये फोर्स F1 ने जो एंगल फॉर्म किया वो ये हो गया रिजल्टेंट के साथ। इसी तरह से ये वाला एंगल हो गया F2 का रिजल्टेंट के साथ। अब मुझे ड्रॉ करना है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स देखो बच्चों कैसे बनाते हैं, सारे बच्चों को डाउट होता है कंपोनेंट्स बनाने में। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, यहां पर एक एंगल ये बन जाएगा, इसी तरह से एक एंगल ये बन जाएगा। आपको बच्चों ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल काम करता है वो हमेशा होता है कॉस कंपोनेंट, और वर्टिकल के साथ जो काम करता है वो क्या कहलाता है, साइन कंपोनेंट। तो देखो पहले फोर्स F1 को जरा रिजॉल्व करके देखते हैं। तो F1 फोर्स यहां काम कर रहा है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो यहां जो फोर्स काम करेगा इस तरफ, तो ये बन जाएगा F1 cos थीटा। इसी तरह से सेकंड फोर्स के लिए अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा। तो देखो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मेरे पास आ गए। अब बात करते हैं वर्टिकल की। अब कैसे निकालें वर्टिकल, तो तरीका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री को आप ड्रॉ कर दीजिए डिग्री। तो फिलहाल जैसे यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये लगभग 90 डिग्री काम कर रहा है। तो मेरे पास यहां आ गया F1 sin थीटा। इसी तरह से इसका अगर मैं 90 डिग्री निकालता हूं तो ये भी इसी लाइन के ऊपर आने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा, F2 sin थीटा। तो इस तरह से मेरे पास कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए। F1 cos थीटा, F1 sin थीटा, ये पहले फोर्स के लिए हैं। इसी तरह से सेकंड फोर्स F2 काम कर रहा था, उसका पहला कंपोनेंट हो गया F2 cos थीटा, जिसको मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पर जो रिजल्टेंट है वो F2 sin थीटा और F1 sin थीटा के सम के बराबर है। अब बात आती है इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। तो चलो अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं। सारे कंपोनेंट तो हमने रिजॉल्व कर लिए, पर देखो बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट तो मेरा इस तरफ जा रहा था, मैंने इसको इधर क्यों बनाया। तो बच्चे जब रिजल्टेंट निकाला जाता है तो रिजल्टेंट हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ चलता है। तो जब यहां पर ये जो फोर्स नीचे काम कर रहा है, इसी के बराबर का फोर्स ऊपर की ओर भी काम कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। तो जितना फोर्स नीचे काम कर रहा है सेम फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये ही इसका रिजल्टेंट कहलाता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा कि कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे उनको रिजॉल्व करते हैं, कैसे उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। बच्चों यहां तक तो हो गया, इसको हमने प्रैक्टिकली सॉल्व कर लिया। अब पर एक बार फॉर्मूले को भी जरा चेक करते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब हम लोग एक बार क्रॉस चेक करके निकालते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो मैथमेटिकली भी करेक्ट है कि नहीं। तो बच्चों अब इसको चेक करते हैं कि जो वैल्यूज हमारे पास आई है, जैसे मेरे पास F1 फर्स्ट फोर्स था, इस F1 था 150 ग्राम का, दूसरा फोर्स कितना था 150 ग्राम का। रिजल्टेंट जब मैंने इसको कैलकुलेट करके निकाला था वो आ रहा था लगभग 220 ग्राम। इसको अब हम लोग मैथमेटिकली क्रॉस चेक करते हैं। मैथमेटिकली क्रॉस चेक करने के साथ निकालेंगे कि इसके रिजल्टेंट का एंगल कितने डिग्री का। तो बच्चों अब करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन।
फोर्स टेबल का एक फिगर मैंने इसमें बना के रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास F1 पहला फोर्स था, F2 दूसरा फोर्स था, इसका रिजल्टेंट मेरे पास F आया है। F1 की वैल्यू मेरे पास 150 है, इसी तरह से F2 की वैल्यू भी मैंने 150 चूज करी हुई है। अब मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टेंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस करता हूँ, तो मैं जब वैल्यूज रखता हूं तो मेरे पास F1 150 आ रहा है, F2 की वैल्यू भी मेरे पास 150 है, इसी तरह से 2 इंटू 150 और साथ में आएगा मेरे पास cos थीटा। यहां पर जो थीटा है F2 और F1 के बीच में 90 डिग्री था, तो मैंने cos की वैल्यू रखी 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। अगली स्टेप में मेरे पास बचा अगली स्टेप में मेरे पास इसका स्क्वायर करके आ जाएगा 22500 प्लस 22500, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 45,000, जिसका रूट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आता है लगभग 212। ये वैल्यू वही वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की थी जब हम फोर्स टेबल पे रिजल्टेंट वेट निकाल रहे थे, तो उसकी वैल्यू भी लगभग 220 ग्राम आई थी और हमारे पास आ रहा है 212 ग्राम। ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब कैलकुलेट करते हैं कि रिजल्टेंट एंगल कितने डिग्री का, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है वो F1 और F2 के साथ वो कितने डिग्रीज का एंगल बनाएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मेरे पास होता है tan थीटा, इसको मैं लिखता हूं b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहां पर a और b F1 और F2 की वैल्यूज होंगी, तो जब मैं वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास आया tan थीटा इक्वल्स टू b, दैट मींस सेकंड वाला फोर्स, उसको मैंने 150 लिखा, थीटा मेरे पास 90 डिग्री था, तो मेरे पास हो गया 150 sin 90। इसी तरह से a की वैल्यू भी 150 है, b की वैल्यू फिर से 150 और यहाँ पर आ जाएगा cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 1 होता है, तो मेरे पास मैथमेटिकली ये फाइनली बचता है 150 अपॉन 150। तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 1। तो अगर मैं थीटा को कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मतलब थीटा की वैल्यू मेरे पास हो गई 45 डिग्री। तो जो वैल्यू हमने प्रैक्टिकल से कैलकुलेट की थी, जब हमने उसका रिजल्टेंट एंगल देखा था तो वो भी 45 डिग्री आया था, और मैथमेटिकली भी हम चेक कर रहे हैं तो वो भी एंगल 45 डिग्री आ रहा है। दैट मींस कि जो हमने सॉल्यूशन प्रैक्टिकली सॉल्व किया था वो ही हमें मैथमेटिकली मिल रहा है। इस तरह से हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को फोर्स टेबल की हेल्प से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली आपको प्रैक्टिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड दोनों समझ आई हो। इसी तरह की और भी एक्टिविटीज के लिए बने रहिए फिजिक्स प्रज्ञान के साथ।